नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपना जो बिंदु चल रहा था समास का, उसमें भी अपन बात कर रहे थे तत्पुरुष समास की। अपना जो बिंदु था तत्पुरुष समास का चल रहा था और इस तत्पुरुष समास में अपनी जो थी शायद अपादान तत्पुरुष तक अपना हो चुका था। तो इससे अगला अपना जो रहेगा नंबर जो भी है, नंबर जैसे पांचवा है शायद, है ना। 5 नंबर वाला जो रहेगा वो रहेगा संबंध तत्पुरुष। 4 अपने हो गए थे। यहाँ पर अपन बात करेंगे अभी संबंध तत्पुरुष समास की। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष समास जो है, इसमें जो कारक चिन्ह आएगा, इसमें जो कारक चिन्ह काम में आता है वो आता है का, की और के। का, की और के काम में आते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर उदाहरणों की यहाँ पर मैं बात करूं तो उदाहरणों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उदाहरण जो इसके रहेंगे, जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए, जैसे कर्म योग क्या रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे कर्म योग की मैं अगर बात करूं, कर्म योग, ठीक है। यहाँ पर जैसे राजकुमार है, राजकुमार, तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है, जैसे कर्म योग में क्या होगा, जैसे कर्म का योग, इसका क्या हो जाएगा, कर्म का योग हो जाएगा। बीच में क्या आया, का आया, यानी इसमें संबंध दर्शाया जाएगा। इनमें दोनों में जो है वो संबंध दर्शाने की बात कही गई है। राजकुमार की बात करें तो होगा राजा का कुमार, राजा का कुमार क्या हो जाएगा, राजकुमार हो जाएगा। राजा का कुमार क्या हो जाएगा, राजकुमार हो जाएगा। जैसे अगला है कार्यभार, अगला क्या है, कार्यभार, तो इसका हो जाएगा कार्य का भार, कार्यभार का क्या हो जाएगा, कार्य का भार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात की जाए, जैसे गंगा जल है, गंगा जल का क्या होगा, गंगा का जल हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब में यहाँ पर का आ रहा है, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दोनों में संबंध दर्शाया जा रहा है, यानी किसका बोध हो रहा है, संबंध का बोध हो। बीच में क्या आना चाहिए, का, की और के आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए, का, की और के आने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो अपना रहेगा वो रहेगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आया होगा। 2-4 उदाहरण अगर आप और चाहते हैं तो मैं और भी लिखवा सकता हूं। जैसे यहाँ पे बात करें विश्वास पात्र का क्या होगा भाई, विश्वास का पात्र हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके क्लियर होंगी। और भी जैसे राजभाषा है, राजसभा है, जैसे राजभाषा कर दें, क्या हो जाएगा, राज की भाषा। जैसे लोकसभा है, लोकसभा क्या हो जाएगी, लोक की सभा, राज्यसभा हो गई। ठीक है, तो ये सारे इसमें जो है की, का, के, इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या रहेंगे, का, की और के। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता। देखिए अगला जो रहेगा अपना नंबर 6 की मैं बात करूं तो यहाँ पर रहेगा अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा रहेगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा रहेगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस समास में देखो, इसके जो कारक चिन्ह है वो रहेंगे में और पर, यानी बीच में जब भी अपन समास विग्रह करेंगे तो उसमें बीच में क्या आएगा, एक तो आएगा में और एक आएगा पर। जैसे मैं अगर उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा आप बीती, यानी आप बीती किसे कहते हैं, जो अपने आप पर बीतती है उसे क्या कहते हैं, आप बीती कहते हैं। जो अपने ऊपर बीतती है उसको क्या कहते हैं, आप बीती कहते हैं। तो यहाँ पर आप बीती का जो रहने वाला है, देखिए यहाँ पे ती मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया ना। आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती को क्या कहा जाएगा, आप बीती कहा जाएगा। अगर मैं बात करूं कर्म रत, तो यहाँ पर देखिए कर्म में रत यानी लगा हुआ, कर्म में रत, कर्म रत का मतलब होता है कर्म में लगा हुआ, कर्म रत कर्म में लगा हुआ, आप बीती आप पर बीती हो गया। अगर मैं आगे बात करूं, जैसे कला निपुण का क्या हो जाएगा, कला में निपुण हो जाएगा। ठीक है, निपुण यानी पारंगत, निपुण यानी क्या होता है, पारंग होता है। कला आप जानते हो, कलाकारी जो होती है, आर्ट्स जो होती है, उसको क्या कहते हैं, कला। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं, अगला उदाहरण जो रहेगा गंगा स्नान हो जाएगा। गंगा स्नान, देखो गंगा स्नान की अगर बात करें तो यहाँ पर गंगा का स्नान नहीं होता है, यहाँ पर होता है गंगा में जो स्नान करता है, गंगा में स्नान को ही क्या कहा जाता है, गंगा स्नान कहा जाता है। यानी गंगा नदी में डुबकी लगाने को क्या कहा जाता है, गंगा स्नान कहा जाता है।
देखिए दोस्तों, लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो वो जल्दी ही ठीक हो गया है। चलिए देखिए आगे मैं अगर बात करूं गंगा स्नान, गंगा में स्नान, गंगा में स्नान। अगर मैं बात करूं जलयान की, यहां पर मेरा अगला उदाहरण जो होगा वो होगा जलयान। अब देखो जलयान किसे कहते हैं, जलयान किसे कहा जाता है, यानी जो जल पे चलता है। भाई जल पर चलने वाले यान को क्या कहा जाता है, जलयान कहा जाता है। तो इसका होगा जल पर चलने वाला यान, जल पर चलने वाला यान। जल पर चलने वाले जो यान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जलयान कहा जाता है। जल में यान नहीं होगा, जल पर चलने वाला यान होगा, जल में यान नहीं हो सकता, जल पर चलने वाला यान होगा। आगे अगर बात की जाए जलयान के बाद में, जैसे ग्रह प्रवेश, ग्रह प्रवेश, तो इसका क्या होगा, ग्रह में, ग्रह में प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। सब में देखा होगा आपने, सब में क्या आ रहा है, सब में आ रहा है, में आ रहा है, पर आ रहा है, ठीक है, सब में आ रहा है। तो यहां पर कौन सा हो गया, यहां पर हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि इनमें जो है, जो भी समास आ रहे हैं इनमें आपको कारक चिन्हों का ध्यान रखना है कि कौन से में कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, बस, और सारा का सारा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर मैं दो चार उदाहरण और आपको लिखवाऊं तो यहां पर देखिए, एक है अपने जलमग्न, जलमग्न। तो जलमग्न का क्या होता है, जल में मग्न, जल में मग्न हो जाएगा, ठीक है। एक दो उदाहरण आपको और बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ आगे, आगे देखिए यहाँ पे है ग्रामवासी, ग्रामवासी। तो ग्रामवासी का क्या होगा, ग्राम में, ग्राम में निवास करने वाले, निवास करने वाले, गांव में निवास करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं ग्रामवासी। तो ग्राम में वास करने वाले भी अपन कह सकते हैं ग्रामवासी, ठीक है। आगे मैं अगर बात करूं तो जैसे जलचर है, यहां पर बात की जाए जलचर, जलचर का क्या होगा, जल में, जलचर, जल में विचरण करने वाले, जल में विचरण करने वाले जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जल में विचरण करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं जलचर करने वाले, ठीक है। ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। देखिए यहां पर अपना जो तत्पुरुष समास है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। इसके दो जो आपके भेद जो अपने थे प्रधानता के आधार पे, कौन कौन से थे, एक तो अपना था द्वंद्व समास, सॉरी एक तो अपना था द्विगु समास, और एक था अपने कर्मधारय समास। ये दो दो जो समास थे, इन दोनों समासों को अपन धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। बाकी इसमें अपन यहाँ पर तत्पुरुष समास को जो है यहीं पर ही अपन समाप्त करते हैं। चलिए देखिए अगला जो अपना रहेगा तत्पुरुष के बाद में, मैंने शायद आपको द्वंद्व समास लिखाया होगा, उसी के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक आप जो है बने रहिए हमारे साथ। और मैं अभी तक, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है वो शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र जो हैं, अन्य साथी जो हैं, वो भी जो है समास के बिंदु का जो है यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका लुत्फ उठा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अपना जो अलग जो रहने वाला है समास, वो कौन सा रहने वाला है, वो है यहाँ पे द्वंद्व समास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगला अपना कौन सा रहेगा, द्वंद्व समास। देखिए सबसे सरल कोई अगर समास है तो वो ये रहेगा। कैसे रहेगा, देखो ध्यान ये रखना है कि इसमें ऐसे शब्द यहां पर आने वाले हैं जिनका बराबर महत्व होगा। जैसे अपन बात करें माता पिता की, माँ भी बराबर होती है, पिता भी बराबर होते हैं। जैसे मैं बात करूं राम और लक्ष्मण की, राम भी बराबर है, लक्ष्मण भी बराबर है। सीता गीता हो सकती है, पाप पुण्य हो सकता है। जितना पाप का महत्व होता है उतना ही किसका होता है, पुण्य का भी होता है। ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। चलिए यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि द्वंद्व समास होता क्या है। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में अगर बात की जाए तो जिस समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद कौन कौन से भाई, एक तो होगा अपना पूर्व पद और दूसरा रहेगा अपना उत्तर पद। पहला होगा पूर्व पद और दूसरा होगा उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद, दोनों ही पद इसमें क्या होंगे, प्रधान होंगे। दोनों ही पद क्या होंगे, इसमें प्रधान होंगे, मुख्य होंगे, दोनों का बराबर महत्व होगा। अब इसमें भी जो है दो यहाँ पर इसके भी भेद रहते हैं, उनकी अपन चर्चा जो है इसके बाद में करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान कैसे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा माता पिता, क्या लिखा मैंने, माता पिता। तो इसका विग्रह अगर किया जाए, देखिए यहाँ पर जब भी आप इनका विग्रह करोगे तो विग्रह में या तो आपको लगाना होगा और, या तो क्या आएगा, विग्रह करते समय समास विग्रह जब भी इसका किया जाएगा तो बीच में या तो आएगा और, या लगाओगे आप या, ये दो चीजें आएंगी। अगर दोनों चीजें साथ रहने योग्य हैं, यानी दोनों जब साथ रह सकती हैं, दोनों शब्द जब साथ रहने योग्य हैं, जैसे ये दोनों साथ रहने योग्य हैं,
ये दोनों साथ रहने योग्य हैं तो बीच में क्या आएगा, और आएगा। अगर दोनों विपरीत अर्थ वाले हैं, दोनों विपरीत अर्थ अगर देते हैं तो वहां पर क्या आएगा, या आएगा। जैसे मैं यहाँ पे दो उदाहरणों की बात करता हूं, एक तो मैंने लिखा माता पिता, एक मैं लिखता हूं पाप पुण्य। पाप पुण्य, दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो मैंने लिखा है माता पिता और दूसरा लिखा मैंने पाप पुण्य। दोनों को आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहला, क्या इन दोनों का बराबर महत्व है? महत्व बराबर है। साथ में रह सकते हैं, रह सकते हैं। दोनों का बराबर महत्व है, दोनों ही जो है विपरीत अर्थ नहीं दे रहे हैं, समान अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है अपने पाप पुण्य। तो क्या व्यक्ति एक स्थिति में दोनों चीजें कर सकता है क्या? या तो पाप कर रहा होगा या पुण्य कर रहा होगा। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है पाप या पुण्य। ठीक है, जब दोनों विपरीत अर्थ दे रहे हैं कि व्यक्ति एक समय में या तो पाप कर सकता है या पुण्य कर सकता है, तो दोनों स्थितियां जो है वो यहां पर इसी प्रकार की बनती हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आपके कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखो ये स्थिति कब बनती है, जब एग्जामिनर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर बनाता है, तब ये कंडीशन बनती है। अगर टफ नहीं बनाएगा, सरल बनाएगा, तो इनका वो महत्व नहीं रखता है। ठीक है, एक तो चीज इसमें ये याद रखनी है कि इसके दोनों पद प्रधान है, दोनों पदों में वो कोई सा भी यहां पर दे सकता है। जैसे ये पूछ लिया जाए, कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो यहां पर वो पहले लिखेगा पूर्व पद, दूसरे ऑप्शन में लिखेगा प्रथम पद, तीसरे पद में लिखेगा उत्तर पद, और लास्ट में लिख देगा प्रथम और द्वितीय पद। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस पद में प्रथम और द्वितीय भी दे सकता है, पूर्व और उत्तर भी दे सकता है। दोनों स्थितियों में आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर एक तो हो गया जोड़ने वाला, भाई एक तो जोड़ने वाला हो गया और एक तोड़ने वाला हो गया, तो ये दोनों चीजें भी इसमें ध्यान में रखनी है। चलिए इसके जो और उदाहरण है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे बात करें अन्न जल, क्या हो जाएगा, अन्न जल का क्या हो जाएगा, अन्न और जल, अन्न और जल हो जाएगा, और जल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा धर्माधर्म, धर्मा धर्म क्या हो जाएगा, देखो धर्माधर्म को पहले संधि करेंगे इनकी, एक तरफ होगा धर्म प्लस एक तरफ क्या हो जाएगा अधर्म होगा, प्लस संधि करेंगे तो प्लस लगाना पड़ेगा, धर्म और अधर्म। तो धर्म या धर्म क्या होगा, धर्म या अधर्म होगा, क्या होगा, धर्म या अधर्म। देखो धर्म और ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है, विपरीत निकल रहा है। विपरीत अर्थ निकल रहा है तो बीच में क्या आएगा, या आएगा। यहाँ पर इन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है, अलग अलग अर्थ है, लेकिन दोनों चीजें साथ में रह सकती हैं, इसलिए इनको अन्न और जल कहा है। इनका अर्थ भी अलग अलग है और ये दोनों चीजें कभी साथ में नहीं हो सकती। एक मनुष्य एक टाइम पे या तो धर्म करेगा या वो अधर्म करेगा, दोनों स्थितियां जो है एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो यहाँ पर या लगाना है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर लगाना है और लगाना है। अगर मैं बात करूं जैसे कृष्णा अर्जुन, कृष्णा अर्जुन, कृष्णा अर्जुन का क्या होगा, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, और अर्जुन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कृष्ण और अर्जुन, ये देखिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसमें भी मात्रा छोटी लगा दी ना। तो यहाँ पर इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब इसके जो भेद हैं वो मैं इनके दोनों के नाम लिख देता हूं, और यहाँ पर जितने उनके उदाहरण हैं उनको भी मैं नोट कर देता हूं, और उसके बाद में आप जो है उतार सकते। देखिए यहाँ पर अपने जो है दो समास यहाँ पर हैं, द्वंद्व समास के दो भेद जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो रहेगा अपना इतरेतर या जिसको अपना संयोजक कहते हैं, और दूसरा रहेगा विकल्पक। यानी इसमें वो उदाहरण आएंगे, इतरेतर या संयोजक में वे उदाहरण आने वाले हैं जो एक साथ रह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था, जैसे मैं लिख देता हूं चाय पानी, क्या लिख दिया, चाय पानी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चाय और पानी, चाय और पानी। और इसमें जो है चाय और पानी, तो इसमें अगले वाले में जो है जो विकल्पक अपने यहां पर दिया गया है, इस विकल्प में क्या होता है, विकल्पक जो है उसमें जैसे मैं यहां पर बात करूं लाभ हानि की, तो लाभ हानि, तो दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, लाभ या हानि, यानी विकल्प होगा ये, लाभ या हानि। ठीक है, विकल्प के रूप में रहेगा। तो यहां पर ये हो गया विकल्पक और ये हो गया संयोजक या इतरेतर। ठीक है, आगे अगर और भी उदाहरणों की मैं बात करूं, जैसे जलवायु, जलवायु कुछ पुस्तकों में जो है जलवायु को जलवायु जैसे ऐसे कुछ दे रखा है, तो वो सही नहीं है। यहां पर होगा जल और वायु, जल और वायु हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर अगले उदाहरण की मैं बात करूं तो यहां पर होगा जैसे आयात निर्यात हो सकता है, आयात निर्यात, आयात निर्यात। तो आयात
और निर्यात, आयात और निर्यात हो जाएगा। ठीक है, सीताराम है, राम लक्ष्मण है, ठीक है। और भी जैसे उदाहरणों की अगर बात करें तो जैसे दही रोटी है ना, दाल है, चूरमा है, ऐसे शब्द जो होते हैं वो सारे के सारे किसके होते हैं, इतरेतर या संयोजक में माने जाएंगे। अगर मैं बात करूं विकल्प की तो लाभ हानि है, आरोह है, अवरोह है ना, आरोह है, अवरोह है हो सकता है, गुण दोष हो सकता है, अच्छाई बुराई हो सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये सारे जो रहेंगे वो रहेंगे विकल्पक के उदाहरण। और भी बहुत सारे उदाहरण आपकी किताबों में होंगे, वहाँ से आप देख लेना, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अपना एक साइड बीच में मैंने जो था वो एक छूट गया था, अपने ये नए तत्पुरुष की अगर बात करेंगे तो वो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे बीच में इसको शुरू नहीं करेंगे। चलिए अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा ये समास जो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला अपना जो रहेगा वो रहेगा द्विगु समास। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। और सूचना तो आपको बार बार क्या देनी है, ठीक है ना, व्याकरण जो है बढ़िया ढंग से अपनी चली रही है। और भी आपके कोई सुझाव हो, आपका कोई कमेंट वगैरह हो कि भाई आप सर इस प्रकार से हमें पढ़ाया जाए, ये चीज़ें हमें और बताई जाएँ, तो वो भी एक्स्ट्रा आपको बताई जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा द्विगु समास। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास जो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो यही बनता है कि इस द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको बता दें कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। यहाँ पर बात प्रधानता की नहीं की है मैंने, यहाँ पर ये मैंने कहा है कि जिस समास का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। जिस समास का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। अगर मैं बात करूं कि इसका पद कौन सा प्रधान है, तो आपको पता होगा कि तत्पुरुष जो अपना समास था उस समास का कौन सा पद प्रधान था भाई, तत्पुरुष समास का आपको पता होगा कि उत्तर पद प्रधान था। तो इसका भी कौन सा पद प्रधान रहेगा, उत्तर पद प्रधान रहेगा। तो ये चीज आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से इसको देखना है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पद। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये भी पता चल गया होगा कि इसका पूर्व पद जो रहेगा वो क्या रहेगा, संख्यावाची रहेगा। मुख्य कौन सा है, मुख्य रहेगा इसका उत्तर पद प्रधान। ठीक है, चलिए आगे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर इसके उदाहरणों को अगर देखा जाए, देखिए इसके उदाहरण जो है कुछ कंफ्यूज करने वाले भी हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, अगर तिरंगा है, यहाँ पे अगर बात की जाए तिरंगा, अगर मैं इसका विग्रह करता हूं, 3 रंगों का समूह है, 3 रंगों का समाहार या समूह है। अगर मैं इसका विच्छेद ऐसा करता हूं तो ये माना जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। अगर मैं इसी का ये कर देता हूं कि 3 रंग है जिसमें ऐसा वह, तो तिरंगा अपना राष्ट्रीय ध्वज भी है। तो उसके लिए अगर अगर आता है ये उदाहरण, तिरंगा अगर राष्ट्रीय ध्वज के लिए आता है तो वहां पर आपको करना है बहुब्रीहि समास। और अगर ये जो है 3 रंगों के समूह के लिए आता है तो वहां पर आपको इसका करना पड़ेगा जो है द्विगु समास। जैसे और भी हैं, त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या होगा, 3 रत्नों का समूह है या समाहार। देखिए चाहे आप समूह लिख दो चाहे समाहार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए समाहार भी लिख सकते हो, समूह भी लिख सकते हो। आगे मैं बात करूं, चौराहा क्या होगा, चौराहा में क्या होगा, 4 राहों का समूह है या समाहार। 4 रास्ते जहां पर मिलते हैं, राह किसको कहते हैं, रास्तों को कहते हैं। 4 राह जहां मिलते हैं, 4 रत्नों का समूह है। देखो सब में त्रि है, ती है, चौ है ना, संख्याएं आ रही है, 4 है, 3 है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर होगा पंचवटी। पंचवटी का क्या होगा, 5 वटों का समाहार या समूह है। पंचवटी किसे कहते हैं, 5 वटों का समूह है या समाहार को पंचवटी कहते हैं। षटकोण तो यहाँ पर होगा 6 कोनों का समाहार या समूह है। 6 कोनों का समूह है या समाहार, जिसमें 6 कोने होते हैं उसको क्या कहते हैं, षटकोण कहते हैं। त्रिभुज की अगर बात मैं करूं, त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह हो सकता है। 3 भुजाएं हैं जिसमें ऐसा वह, अगर वहां पर ऐसा आता है तो बहुव्रीहि होगा, अन्यथा ये किसमें हो जाएगा, त्रिभुज भी किसमें होगा,
द्विगु समास में होगा। षटकोण भी उसमें जा सकता है, लेकिन वो कंडीशन मैंने पहले में बता दी कि अगर वैसी कंडीशन बनती है तब जाके ये द्विगु में बहुब्रीहि में होगा, अन्यथा ये उदाहरण किसका माना जाएगा? द्विगु का ही माना जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपके। फिर भी आपकी कोई समस्या हो, कोई आपका उदाहरण हो, तो आप मुझे कमेंट करके वो उदाहरण पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपना अगला जो रहेगा, मेरे ख्याल से द्विगु के बाद में अपने 2 और रह गए हैं। उन दोनों का जो अपना जो परिचय है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें अपने 2 समास हो गए हैं। एक तो अपना हो गया है द्विगु समास और एक हो गया है द्वंद्व समास। और कर्मधारय के जो 2 भेद थे, एक तो संबंध तत्पुरुष और एक था अपने कौन सा था, अधिकरण तत्पुरुष। ये 2 भी इसमें हो गए हैं। अब अपना एक तो नए तत्पुरुष वाला बचा है, वो हम आगे लास्ट में करेंगे। और अपने 2 जो और बचे हैं, एक तो है अपने कर्मधारय समास और दूसरा रह जाता है अपने बहुब्रीहि समास। इन दोनों समासों की चर्चा अपन करेंगे बाद में। और भी जो आपकी लेटेस्ट जो सूचना है उनमें से मैं एक बता दूं कि 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई हैं। तो आगामी आदेश तक जो है वो आप इंतजार करें उनका। जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका आदेश निकालेगा कि भैया आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं जो है वो उस समय ली जाएंगी, तो उस समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। वैसे 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, जो प्रैक्टिकल्स हैं, उन पर अभी तक जो है रोक लगा दी गई है, उनको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जैसा ही अपने को ये माहौल सुधरता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो इस स्थिति में जो है जल्दी ही जो है अपनी क्लासें लगनी जो प्रैक्टिकल लगने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और कोरोना की स्थिति जो है वो काफ़ी स्तर तक जो है अभी सुधर रही है, तो आपका भी इसमें सहयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि हर समय आप मास्क लगा के रहें और बार बार जो है अपने हाथों को सैनिटाइज़र से जो है धोते रहें, साबुन से धोते रहें। ठीक है, तो अपने भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। इसके अलावा जो रीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी मेरे लिए एक सूचना है, वो ये है कि भाई उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो जो विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं, तो वहाँ से भी वो जाके देख सकते हैं। और 12वीं वाले जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भई अपना एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो उनको बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 100% होने वाला है। 1% भी चांस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो, 1% भी नहीं है। तो अपनी तैयारी जो है अभी 45 दिन आपके पास बढ़ रहे हैं, उन 45 दिनों में आपको जो है तैयारी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मज़बूती के साथ में करनी है। किस तरह से करनी है आपको पढ़ाई, क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसका आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।